अध्याय 521 टीना का आकर्षण। तो ये वही टीना है जिसके बारे में प्रिया ने मुझे बताया था। रीना ने मन ही मन बुदबुदाया। रीना को टीना के बारे में प्रिया से पता चला था। प्रिया ने रीना को टीना के बारे में सब कुछ बताया था। रीना ने टीना की ओर देखा, जो वर्तमान में स्कूल के युवा लड़कों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यदि आप करीब से देखें तो ये महिला वास्तव में सुंदर और बहुत आकर्षक है। निश्चित रूप से बहुत से लड़के टीना की ओर आकर्षित होंगे। सुंदर चेहरा और कामुक शरीर होने के बावजूद ये वो महिला थी जिसने पैसों के लिए आर्यन को छोड़ दिया था। इसलिए टीना का चरित्र आर्यन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। भाग्यवश आर्यन ने इस महिला को पहले ही छोड़ दिया था, अन्यथा आर्यन को टीना जैसी महिला के साथ रहने पर और भी अधिक कष्ट सहना पड़ता। रीना ने खुद की तुलना टीना से करना शुरू किया। ये महिला बहुत कामुक हो सकती है क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वे बहुत तंग थे, लेकिन अगर सुंदरता की बात हो तो टीना की तुलना में रीना अभी भी कहीं अधिक आगे थी। टीना अपने करीब आए लड़कों को देखकर मुस्कुराई। उसने जो आकर्षण तकनीक सीखी थी वो उनके जैसे निर्दोष लड़कों को लुभाने में बहुत प्रभावी थी। टीना आसानी से उनके जैसे निर्दोष युवा लड़कों को नियंत्रित कर सकती थी। टीना इन लड़कों को अपने खिलौने और उपकरण बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। स्प्रिंग पैलेस में काफी लंबे समय तक रहने के बाद टीना की मानसिकता थोड़ी बदलने लगी थी। अब वो इस दुनिया के सभी पुरुषों को अपनी संतुष्टि के लिए खिलौना और उपकरण मानती थी। इस दुनिया के हर पुरुष को बहुत आसानी से वश में किया जा सकता है यदि टीना के पास ऐसी आकर्षण तकनीक हो जो पुरुषों को उसके लिए पागल कर दे। इस दुनिया में टीना वो सब कुछ हासिल कर लेगी जो वो चाहती है। धन और विलासिता उसे जल्द ही निश्चित रूप से मिल जाएगी। वो एक बहुत ही विलासी जीवन जीने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। नश्वर दुनिया में लौटने के बाद टीना का लक्ष्य इस शहर के उन पुरुषों को ढूंढना था जिनके पास सबसे अधिक पद और धन हो, ताकि वो हर दिन एक शानदार जीवन जी सके। अब उसे पहले की तरह कठिन जीवन से डरने की जरूरत नहीं थी। अब वो जो चाहे कर सकती थी और उसे कोई नहीं रोक सकता था। सिर्फ इसी सोच ने टीना को बहुत खुश कर दिया। टीना ने अपने आसपास के लड़कों की ओर अपने बाल झटके और स्कूल की इमारत की ओर चल दी। टीना के चलने का तरीका भी बहुत कामुक है। वो चलते समय अपने नितंबों को हिलाती है। इसने युवा लड़कों को टीना के कामुक नितंबों को देखते समय पलक झपकने से रोक दिया। युवा लड़कों ने टीना का पीछा करना शुरू किया जहां वो गई थी। वे सभी टीना की ओर बहुत आकर्षित थे, इसीलिए वे टीना जहां भी जाती उसका पीछा करते। इन युवाओं के दिमाग में अब केवल टीना ही भरी हुई थी। वे टीना की अत्यंत आकर्षक सुंदरता के अलावा और कुछ भी सोचने में असमर्थ थे। वे टीना के प्रति अपने प्यार का इजहार करके अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। कौन जानता है कि अगर वे भाग्यशाली रहें तो उन्हें टीना जैसी सुंदर और आकर्षक महिला मिल जाए। ये युवा लड़के नहीं जानते थे कि वे वर्तमान में टीना की आकर्षण तकनीक के प्रभाव में थे। वे अनजाने में टीना द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। ऐसा लगता है कि वो स्कूल के लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई है। पति, क्या आप उससे परेशान नहीं हैं? रीना ने आर्यन से पूछा। रीना को डर था कि आर्यन अभी भी टीना के बारे में सोच रहा है। आखिरकार टीना आर्यन की पहली प्रेमिका थी। निश्चित रूप से आर्यन के लिए टीना जैसी महिला को भूलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसे वो करने दो जो वो करती है। आखिरकार वो जो करती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा उस महिला के साथ कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ मेरा अतीत है। आर्यन वास्तव में टीना की परवाह नहीं करता। अब उसका टीना के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आर्यन के लिए टीना के बारे में सोचना बेकार था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अतीत अतीत है। अब तुम्हारे पास हम सब हैं। तुम्हें अब ऐसी महिलाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रीना ये सुनकर काफी खुश हुई कि आर्यन टीना जैसी खराब गुणों वाली महिलाओं की परवाह नहीं करता। आर्यन ने टीना जैसी महिला को पीछे छोड़कर एक अच्छा चुनाव किया था। टीना जैसी महिला के साथ रहना अच्छा नहीं है। आर्यन रीना की बात सुनकर मुस्कुराया। उसे बहुत खुशी हुई कि रीना उसकी देखभाल कर रही थी। आर्यन ने अपना हाथ रीना की कमर की ओर बढ़ाया। प्रिय शिक्षिका, स्कूल की घंटी बजने में अभी काफी समय है। क्यों ना हम तुम्हारे कमरे में थोड़ा सुबह का व्यायाम करने चले? आर्यन ने रीना के कान में फुसफुसाया। आर्यन की बात सुनकर रीना का चेहरा पल भर में लाल हो गया। रीना ने तुरंत आर्यन से दूर होने की कोशिश की। पति, मुझे अभी महत्वपूर्ण काम है, मैं पहले चलती हूं। रीना तुरंत शिक्षिका के कार्यालय की ओर चली गई। वो भेड़िए को देखकर डरे हुए खरगोश की तरह भागी। आर्यन शिक्षिका रीना को इस तरह भागते देख मुस्कुराया। शिक्षिका रीना को इस तरह चिढ़ाने में काफी मजा आता था। पति, अचानक पीछे से एक महिला की आवाज ने आर्यन को पुकारा। आर्यन इस आवाज को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये स्पष्ट रूप से प्रिया की आवाज थी। आर्यन तुरंत प्रिया को देखने के लिए मुड़ा। जब वो मुड़ा तो उसने पाया कि उसके पीछे न केवल प्रिया थी बल्कि वर्तमान में प्रिया के साथ संध्या और शिवानी भी थीं। आर्यन अभी भी ये स्वीकार कर सकता था कि संध्या वर्तमान में प्रिया के साथ थी, लेकिन शिवानी वर्तमान में प्रिया के साथ क्यों थी? शिवानी स्कूल जैसी जगह में क्या चाहती थी?
क्या वो स्कूल जैसी जगह पर जाकर हंगामा खड़ा करना चाहती थी? आर्यन का हंगामे से मतलब वैसा ही था जैसा पहले टीना ने किया था। शिवानी के पास मौजूद अत्यंत सुंदरता और कामुक शरीर के साथ आर्यन को पूरा यकीन था कि शिवानी स्कूल के युवा लड़कों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकती है। यदि शिवानी और टीना के बीच अधिक कामुक और अधिक आकर्षक होने की बात कही जाए तो आर्यन निश्चित रूप से शिवानी को चुनेगा। शिवानी बहुत कामुक और अत्यधिक आकर्षक थी। वो टीना के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं थी, जो अभी तक विकसित हो रही थी। प्रिया, तुम शिवानी को यहाँ क्यों लाई हो? आर्यन ये जानना चाहता है कि प्रिया शिवानी को स्कूल क्यों लाई। पति, बहन शिवानी आने के लिए जिद कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा आपके साथ रहना चाहती हैं। प्रिया ने आर्यन को बताया कि शिवानी यहाँ कैसे आ पाई। ये सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें शिवानी की ओर घुमाई। क्या ये सच है? आर्यन ने शिवानी से पूछा। शिवानी ने तुरंत सिर हिलाया। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। एक सेविका के रूप में आपके साथ रहना मेरा काम है। भले ही अब हम मास्टर और सेविका हैं, तुम्हें मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम बहुत आगे नहीं बढ़ जाती तब तक तुम जो चाहो कर सकती हो, आर्यन ने शिवानी से कहा। उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, मुझे मास्टर के पास रहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। शिवानी को इससे कोई परेशानी नहीं है। उसे आर्यन के पास रहना पसंद है। शिवानी के लिए आर्यन के पास रहना उसके लिए बहुत सुखद है। अध्याय 522। शायद मैं उनके 2 अंडे फोड़ दूंगी। तो ये तुम पर निर्भर है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। आर्यन ने शिवानी से कहा कि वो दूसरों के सामने खुद को प्रकट न करे। आर्यन जानता था कि शिवानी ने एक ऐसा अवरोध बनाया है जिससे सामान्य लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, इसलिए बाहरी लोग वर्तमान में शिवानी के ठिकाने को नहीं देख सकते थे। ठीक है, मैं समझ गई। शिवानी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। वो ये सुनिश्चित करेगी कि स्कूल में कोई भी उसे न देख सके। तो चलिए स्कूल की इमारत के अंदर चलते हैं। आर्यन ने प्रिया, संध्या और शिवानी को स्कूल की इमारत के भीतर चलने के लिए आमंत्रित किया। प्रिया, संध्या और शिवानी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। वे तीनों आर्यन के पीछे पीछे स्कूल की इमारत की ओर चल दिए। चूंकि संध्या की कक्षा आर्यन और प्रिया से अलग थी, इसलिए संध्या को आर्यन, प्रिया और शिवानी से अलग होना पड़ा। इससे संध्या को अकेलापन महसूस हुआ। एक लाचार दिल के साथ संध्या अपनी कक्षा में चली गई, जबकि आर्यन, प्रिया और शिवानी कक्षा जे की ओर गए। रास्ते में लोग केवल आर्यन और प्रिया को देख सकते थे। वे आर्यन और प्रिया के पीछे खड़ी सुंदर और बहुत कामुक महिला शिवानी को नहीं देख पा रहे थे। अगर इन लड़कों को पता चल जाता तो वे बेहद आकर्षक शिवानी को देखकर बहुत उत्तेजित हो जाते। यही एक कारण था कि आर्यन ने शिवानी को सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की अनुमति नहीं दी थी। अगर शिवानी सार्वजनिक रूप से खुद को प्रकट करती तो काफी हंगामा मच जाता। अंत में आर्यन, प्रिया और शिवानी कक्षा में पहुंचे। जब वे कक्षा में पहुंचे तो वहां केवल छात्राएं ही उपस्थित थीं, जबकि अधिकांश छात्र वर्तमान में अभी भी टीना के आसपास चिपके हुए थे। आर्यन और प्रिया अपनी सीटों पर चले गए, जबकि शिवानी आर्यन के पीछे पीछे गई। आर्यन, प्रिया और शिवानी एक ही बेंच पर बैठ गए। वे तीनों पाठ शुरू होने का इंतजार करने लगे। शिवानी में चारों ओर देखा। वो आधुनिक सभ्यता में काफी रुचि ले रही थी। टिंग टिंग टिंग। कुछ मिनट बाद घंटी बजी। जो छात्र अभी बाहर थे वे तुरंत अपनी अपनी कक्षाओं में दाखिल हुए। कुछ छात्र कक्षा में वापस आते समय थोड़े निराश दिख रहे थे। कारण बहुत सरल था, उन्हें अभी अभी टीना ने ठुकरा दिया था, जो इस स्कूल के लड़कों के दिलों में नई देवी बन गई थी। तभी संयोग से लक्ष्य बाहर के लड़कों के साथ वापस आया। अरे आर्यन, तुम कहाँ थे? तुम बहुत समय से स्कूल से बाहर थे। लक्ष्य ने तुरंत आर्यन का अभिवादन किया, जो लंबे समय से स्कूल नहीं आया था। मैं किसी काम से बाहर था, इसलिए स्कूल नहीं आ सका, आर्यन ने लक्ष्य को उत्तर दिया। आर्यन ने विस्तार से नहीं बताया कि वो किस तरह की गतिविधि पर काम कर रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन लक्ष्य को बताता कि वो साधना और अभ्यास में इतना व्यस्त था कि स्कूल नहीं आ पाया। मुझे लगा कि तुमने स्कूल बदल लिया है। तुम्हें पता है, जब तुम आसपास नहीं थे तब कई लड़के प्रिया के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्य ने आर्यन को बताया कि जब वो स्कूल में नहीं था तो कई लड़कों ने प्रिया के करीब आने की कोशिश की थी। उन लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने प्रिया के करीब आने की कोशिश की थी? आर्यन ने लक्ष्य से पूछा। आर्यन ये जानने के लिए काफी उत्सुक था कि उस छात्र के साथ क्या हुआ जिसने प्रिया के करीब आने की कोशिश की थी। वैसे तुम्हें जवाब पता होना चाहिए, उन सभी को प्रिया ने लात मारकर बाहर निकाल दिया, लक्ष्य ने आर्यन से कहा। जितने भी लड़कों ने प्रिया के करीब आने की कोशिश की थी उन्हें प्रिया ने काफी ठंडे तरीके से खदेड़ दिया। प्रिया ने किसी दूसरे लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया। आर्यन को ऐसी ही उम्मीद थी। प्रिया निश्चित रूप से हर उस लड़के को भगा देगी जो उसके करीब आने की कोशिश करेगा। अरे आर्यन, मुझे तुमसे काफी जलन होती है। तुम्हें पता है, प्रिया केवल तुम्हारे साथ ही कोमल रहती है, जबकि अन्य छात्रों के साथ व्यवहार करते समय वो काफी ठंडी और उदासीन रहती है। लक्ष्य काफी ईर्ष्या महसूस कर रहा था, क्योंकि आर्यन के पास इतनी सुंदर प्रिया का कोमल स्वभाव था। क्या ये सच है? आर्यन ने प्रिया की ओर देखा।
मुझे ऐसे मत देखो, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि वे सभी बहुत कष्टदायक हैं। कभी कभी तो कुछ मुझे परेशान करने तक की भी हिम्मत करते हैं। प्रिया उदासीन थी क्योंकि इस स्कूल के छात्र बहुत परेशान करने वाले थे। कुछ ने तो प्रिया को परेशान करने तक की हिम्मत की थी। वे बार बार आते और उसे परेशान करने की कोशिश करते थे। इसने उसे बहुत असहज महसूस कराया। इसी कारण से प्रिया है छात्रों के प्रति ठंडा और उदासीन व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी प्रिया को परेशान करे? बस उस छात्र का नाम बताओ, मैं बाद में उसे पीट दूंगा। आर्यन उस छात्र को मारना चाहता था जिसने प्रिया को परेशान करने की हिम्मत की थी। आर्यन को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि कोई प्रिया को परेशान करने की कोशिश करेगा। आर्यन को प्रिया को परेशान करने वाले छात्र के साथ हिसाब बराबर करना ही था। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके जैसे छात्रों से डील करने में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर वे मेरे साथ बुरा काम करने की हिम्मत करते हैं तो मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूं। अगर वास्तव में ऐसा कोई छात्र होता जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की होती तो प्रिया तुरंत उस छात्र को उड़ा देती। प्रिया उन मर्शों को सबसे ज्यादा नापसंद करती है जो उसके शरीर को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। प्रिया ने केवल आर्यन को अपने शरीर के साथ जो चाहे वो करने दिया। ठीक है, लेकिन अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें जितना हो सके उतनी दूर भगाना सुनिश्चित करना। यदि आवश्यक हो तो तुम बल का प्रयोग कर सकती हो। आर्यन ने प्रिया को उन छात्रों को भगाने के लिए कहा जिनके मन में ऐसे बुरे विचार थे। प्रिया ने तुरंत आर्यन की ओर सिर हिलाया। अगर मैं प्रिया की जगह होती तो शायद मैं उनके 2 अंडे फोड़ दूंगी, शिवानी ने आर्यन और प्रिया से कहा। न जाने क्यों जब आर्यन ने शिवानी के एक लड़के के अंडे नष्ट करने की बात सुनी तो उसे अपने छोटे भाई अंग में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अगर पुरुष के 2 अंडे नष्ट हो जाते तो ये बहुत दर्दनाक होता। केवल इसकी कल्पना करने से ही आर्यन को अपने शरीर के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। प्रिया निश्चित रूप से जानती थी कि शिवानी का क्या मतलब था। प्रिया अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। आर्यन के साथ लंबे समय तक रहने के बाद वो इस तरह की अडल्ट चीजों की आदी हो गई थी। प्रिया को अब इस तरह के अश्लील शब्द सुनकर शर्म भी नहीं आती थी। अगर ये 1 महीने पहले की प्रिया होती तो शायद वो इस तरह की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती। प्रिया को लगा कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी पहले की तरह एक मासूम लड़की जैसा नहीं रहा। इसका प्रमाण ये है कि वो संध्या को बहुत आसानी से माफ कर सकी। इसने साबित किया कि प्रिया की मानसिकता पहले से अधिक विकसित थी। शिवानी, प्रिया को ऐसी अजीब बातें मत सिखाओ। आर्यन चाहता था कि शिवानी प्रिया को अजीब बातें न सिखाए। आर्यन नहीं चाहता था कि प्रिया बदलकर शिवानी जैसी बने। आर्यन प्रवर्तमान प्रिया को ही पसंद करता है। फूफू, शिवानी आर्यन को देखकर मुस्कुराई। इस महिला की मुस्कान उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्तेजित कर सकती है। अध्याय 523। नई छात्रा। अरे आर्यन, तुम किससे बात कर रहे हो? लक्ष्य को नहीं पता था कि आर्यन किससे बात कर रहा था। लक्ष्य ने बस इतना सुना था कि आर्यन ने शिवानी का नाम पुकारा। लक्ष्य को याद नहीं था कि इस कक्षा में शिवानी नाम की कोई महिला थी। तुमने शायद गलत सुना होगा, है ना प्रिया? आर्यन ने तुरंत प्रिया को आंख मारी। आर्यन चाहता था कि प्रिया उसकी मदद करे। प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया। उसने तुरंत शिवानी के ठिकाने को छिपाने में आर्यन की मदद की। आर्यन से लगभग गलती हो ही गई थी। वो भूल गया था कि लक्ष्य शिवानी को न तो सुन सकता था और न ही देख सकता था। ये सुनकर लक्ष्य ने केवल अपना सिर खुजलाया। शायद आर्यन की बात में दम था। उसने शायद आर्यन की बात गलत सुनी होगी। ओह हाँ, वैसे तुम कहाँ थे? आर्यन ये जानना चाहता था कि लक्ष्य कहाँ गया था। मैं बस पड़ोस की क्लास में गया था। वहां एक महिला थी जो बहुत ही आकर्षक थी। वो महिला स्कूल के लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय है। लक्ष्य ने आर्यन को बताया कि वो अभी अभी एक ऐसी महिला को देखने गया था जो बहुत ही आकर्षक थी। लक्ष्य का मतलब टीना से था। लक्ष्य ने कभी टीना जैसी सुंदर और बहुत ही आकर्षक महिला नहीं देखी थी। टीना को सिर्फ एक बार देखने के बाद लक्ष्य को लगा कि उसे उस महिला से प्यार हो गया है। लक्ष्य स्कूल के अन्य लड़कों की तरह ही था। उसने टीना को अपने दिल में एक देवी के रूप में मानना शुरू कर दिया था। लक्ष्य को यह भी याद नहीं था कि वर्तमान में उसकी एक प्रेमिका है जो काफी सुंदर है। टीना द्वारा इस्तेमाल किए गए आकर्षण के कारण लक्ष्य अपनी बहुत सुंदर प्रेमिका को भूल सकता था। लक्ष्य को टीना पर क्रश होने लगा था। उसे वास्तव में मदद की जरूरत थी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि उस महिला से दूर रहो, उसे अपना फायदा मत उठाने दो। आर्यन ने लक्ष्य को टीना से जितना हो सके उतना दूर रहने के लिए कहा। आर्यन पहले से ही जानता था कि वो बहुत ही आकर्षक महिला कौन थी जिसका जिक्र लक्ष्य कर रहा था। निश्चित रूप से लक्ष्य जिस महिला की बात कर रहा था वो टीना थी। लक्ष्य के दोस्त के रूप में आर्यन नहीं चाहता था कि लक्ष्य टीना का गुलाम बने। क्यों? वो महिला सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी दिलचस्पी लोगे। क्या इत्तेफाक है कि मैंने पहले उस महिला की एक तस्वीर ली थी। लक्ष्य ने अपना सेलफोन निकाला और फिर उस बहुत ही आकर्षक महिला को दिखाया जिसकी उसने अभी तस्वीर ली थी। प्रिया उस महिला के बारे में बहुत उत्सुक थी जिसके बारे में लक्ष्य ने कहा था।
इसीलिए प्रिया ने लक्ष्य के सेलफोन पर उस महिला की तस्वीर देखी। आर्यन, क्या ये टीना है? प्रिया ने आर्यन से लक्ष्य के सेलफोन पर मौजूद महिला की तस्वीर के बारे में पूछा। प्रिया, वो महिला वास्तव में टीना ही है। वो अब एक हॉट महिला में बदल गई है जो बहुत ही आकर्षक है। आर्यन ने प्रिया को बताया कि लक्ष्य के सेलफोन पर महिला की तस्वीर टीना की थी। क्या तुम दोनों इस महिला को जानते हो? लक्ष्य ने आर्यन और प्रिया से पूछा। आर्यन और प्रिया के चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था कि दोनों ने उसके सेलफोन पर टीना की तस्वीर को पहचान लिया था। बिल्कुल, उस महिला का नाम टीना है ना? वो आर्यन की पूर्व प्रेमिका है, प्रिया ने कहा। क्या टीना एक पूर्व है? आर्यन ने तुरंत लक्ष्य का मुंह बंद कर दिया ताकि ये बात इस क्लास के लोगों को पता न चले। अगर ये बात बाहर निकल गई तो आर्यन फिर से जनता का दुश्मन बन जाएगा। छात्रों ने तुरंत लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य द्वारा पहले किए गए शोर के कारण उन सभी ने अपना सिर घुमाया। चुप रहो, शोर मत करो, आर्यन ने लक्ष्य को शोर न करने के लिए कहा। लक्ष्य ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। लक्ष्य के सिर हिलाने के बाद आर्यन ने आखिरकार लक्ष्य का मुंह छोड़ दिया। अरे आर्यन, तुम टीना जैसी कामुक और आकर्षक महिला से अलग कैसे हो सकते हो? लक्ष्य जानना चाहता था कि आर्यन टीना से अलग क्यों हुआ। ये पुरानी कहानी है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। आर्यन अपने उदास अतीत पर चर्चा नहीं करना चाहता। वर्तमान में आर्यन एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखना चाहता है। वो अतीत याद नहीं करना चाहता जो उसे दुखी करता हो। चलो भाई, बस कह दो, मैं वादा करता हूं कि इस राज को गुप्त रखूंगा। लक्ष्य आर्यन को कहने के लिए मजबूर करता रहा कि वो टीना से अलग क्यों हुआ। सहपाठी लक्ष्य, आर्यन ये नहीं कहना चाहता, इसलिए मजबूर मत करो। आर्यन की बगल में बैठी प्रिया लक्ष्य पर थोड़ी नाराज हुई जो आर्यन के अतीत को कुरेदता रहा। प्रिया जानती थी कि आर्यन टीना के साथ अपने अतीत को याद नहीं करना चाहता, इसीलिए प्रिया ने आर्यन को मजबूर करने के लिए लक्ष्य को डांटा। ठीक है, मैं समझ गया। प्रिया को अपने ऊपर गुस्सा होते देखकर लक्ष्य थोड़ा डर गया। लक्ष्य मुड़ा और अपनी नज़र क्लास के सामने की ओर कर ली। उसने प्रिया की ओर देखने की हिम्मत नहीं की जो वर्तमान में नाराज थी। पति टीना को वास्तव में क्या हुआ? वो ऐसी क्यों हो गई? प्रिया ने आर्यन के कान में फुसफुसाया। वो जानना चाहती थी कि टीना 1 महीने पहले की तुलना में अलग क्यों दिख रही थी। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आज सुबह मुझे पता चला कि टीना एक साधक है जिसकी ताकत कम नहीं है। वो वर्तमान में एम्परर रेल्म के पहले चरण में है। क्या वो हमारी तरह साधक कैसे बन सकती है? प्रिया ये जानना चाहती थी कि टीना उसकी और आर्यन की तरह साधक कैसे बन सकती है। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। जो निश्चित है वो ये है कि टीना के पीछे कोई बड़ी शक्ति होनी चाहिए। आर्यन को संदेह होने लगा था कि टीना के पीछे कोई बड़ी शक्ति उसकी मदद कर रही है, अन्यथा टीना इतनी जल्दी एम्परर रेल्म तक नहीं पहुंच सकती थी। आर्यन टीना के पीछे की उस बड़ी शक्ति के बारे में सोचने लगा। जब आर्यन सोच रहा था कि टीना के पीछे कौन सी बड़ी शक्ति है, तभी अचानक रीना कक्षा में दाखिल हुई। रीना को कक्षा में प्रवेश करते देख छात्र व्यवस्थित हो गए। रीना को पढ़ाते देख वो सभी बहुत आज्ञाकारी बन गए। रीना क्लास के पोडियम पर गई। उसने क्लास के सभी छात्रों की ओर देखा। सभी छात्रों को अंदर आते देख रीना बहुत खुश थी। सभी को सुप्रभात। आज मैं एक नई छात्रा का परिचय दूंगी जो इस कक्षा में शामिल होगी। वो देश की राजधानी से है। मुझे आशा है कि आप उसके साथ अच्छे से घुल मिल पाएंगे। रीना ने सभी छात्रों को बताया कि इस कक्षा में एक नई छात्रा शामिल होने वाली है। अध्याय 520। फाल्गुनी कक्षा में आई। आर्यन और कक्षा के सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि रीना किस नई छात्रा की बात कर रही थी। वे ये पता लगाना चाहते थे कि ये छात्रा कौन थी। ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। रीना ने बाहर खड़ी छात्रा को कक्षा में आने का आदेश दिया। जो महिला क्लास के बाहर थी वो तुरंत कक्षा में चली आई। जैसे ही वो कक्षा में आई, सभी छात्रों की नज़र सीधे उसी महिला पर पड़ी जिसने अभी अभी प्रवेश किया था। नई छात्रा को कक्षा में आते देख कई छात्र हक्के बक्के रह गए। इस लड़की को देखकर कुछ लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये छात्रा बहुत सुंदर है। उसके पास असाधारण सुंदरता है। जब आर्यन ने इस सुंदर महिला को यहाँ देखा तो वो बहुत चौंक गया। आर्यन स्पष्ट रूप से जानता था कि अभी अभी प्रवेश करने वाली महिला कौन थी। केवल आर्यन ही नहीं जानता था कि क्लास में प्रवेश करने वाली महिला कौन है। यहाँ मौजूद लगभग सभी छात्रों को पता होना चाहिए था कि इस क्लास में आने वाली महिला कौन है। ये महिला क्लास के पोडियम के ऊपर की ओर चली। वो ठीक रीना के बगल में रुक गई। कृपया अपना परिचय दें। रीना ने इस महिला से इस क्लास के सभी लोगों को अपना परिचय देने के लिए कहा। नमस्ते, मेरा नाम फाल्गुनी है। आप शायद मेरे बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे, इसलिए मुझे अब और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। फाल्गुनी ने इस क्लास के सभी लोगों को अपना परिचय दिया। ओह! इस क्लास के सभी छात्र तुरंत बहुत तेज आवाज में चिल्लाने लगे। बगल वाली क्लास में भी इस क्लास के छात्रों की चीखें आसानी से सुनी जा सकती थी। वाह, ये सच में असली फाल्गुनी है। एक लड़का असली फाल्गुनी को देखकर बहुत खुश लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने से कुछ मीटर आगे असली फाल्गुनी को खड़ा देखेगा।
मैं असली फाल्गुनी के साथ एक ही क्लास में हूं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? दूसरे लड़के को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस देश की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार फाल्गुनी के साथ एक ही क्लास में है। पाह! अचानक उसके बगल वाले छात्र ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया, जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असली फाल्गुनी है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा? जिस लड़के को उसके अपने दोस्त ने थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति पर गुस्सा हो गया। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम सपना देख रहे हो, उस व्यक्ति ने मासूम चेहरे के साथ कहा। तुम बदमाश, मैं तुम्हें इसका बदला लूंगा। जिसे पहले थप्पड़ मारा गया था, वो लड़का संतुष्ट नहीं था। वो उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था जो उसे मिला था। वे दोनों आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पर हमला करने लगे। फाल्गुनी के इस क्लास में आने से क्लास में सच में बहुत शोर हो गया। प्रिया, जो आर्यन के साथ थी, वो भी बहुत उत्साहित थी। उसकी आदर्श यहाँ थी, जाहिर है प्रिया बहुत खुश होगी। अरे पति, आपको फाल्गुनी को अपनी महिला बनाना होगा। मैं आपका पूरा समर्थन करूंगी, प्रिया ने आर्यन के कान में फुसफुसाया। प्रिया चाहती थी कि फाल्गुनी आर्यन के पत्नी समूह में शामिल हो जाए, इसलिए प्रिया ने आर्यन को फाल्गुनी को पाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिया यहाँ तक कि फाल्गुनी को पाने में आर्यन की मदद भी करेगी। अगर फाल्गुनी आर्यन के हरम में शामिल हो जाती है तो प्रिया हर दिन फाल्गुनी के साथ जुगलबंदी कर सकती है। फाल्गुनी को प्रिया के साथ सहयोग करते देखना अद्भुत होगा। प्रिया अभी भी नहीं जानती थी कि फाल्गुनी अब आर्यन की प्रेमिका है। अगर प्रिया को इस बारे में पता चलता तो वो बहुत खुश होती। आर्यन मुस्कुराया जब उसने प्रिया को ये कहते सुना। प्रिया वास्तव में आर्यन को दूसरी महिला पाने के लिए प्रेरित कर रही थी। आर्यन वास्तव में बहुत भाग्यशाली था जब उसे प्रिया जैसी महिला मिली जो उसके बारे में बहुत समझदार थी। प्रिया आर्यन के लिए स्वर्ग का सबसे अच्छा उपहार थी। फाल्गुनी की उपस्थिति के कारण क्लास बहुत शोर शराबे वाली हो गई, जिससे रीना बहुत असंतुष्ट थी। बैम! रीना ने ब्लैकबोर्ड पर काफी जोर से मारा। जिन छात्रों ने यह सुना वो तुरंत खामोश हो गए। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और अपना ध्यान सामने की ओर केंद्रित करने लगे। अध्याय 525 आर्यन बना जनता का दुश्मन। अगर आप में से किसी ने फिर से हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल दूंगी। रीना ने छात्रों को चेतावनी दी कि वे उसके स्कूल के घंटों में हंगामा न करें। सभी छात्र रीना के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे, किसी और ने ऐसा हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि छात्र शांत हो गए हैं, रीना संतुष्ट महसूस करती है। जल्दी से अपनी किताबों का पेज नंबर 100 खोलें, मैं आपको विषय समझाऊंगी। रीना ने सभी छात्रों को अपनी किताबें खोलने के लिए कहा। वो पाठ शुरू करने वाली थी। सभी छात्रों ने अपनी किताबें खोल लीं। वर्तमान में सभी छात्र बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें डर था कि रीना उन्हें इस क्लास से बाहर न निकाल दे। अरे फाल्गुनी, तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन ने फाल्गुनी के कान में फुसफुसाया। वो जानना चाहता था कि फाल्गुनी इस शहर में क्यों थी। इसके अलावा फाल्गुनी ने आर्यन के समान स्कूल में प्रवेश भी लिया था। मैंने आपके द्वारा दी गई सलाह का पालन किया और अपने दादाजी दीनानाथ को उस बीमारी के बारे में बताया, जिसके परिणाम स्वरूप दादाजी ने मुझे मनोरंजन की दुनिया छोड़ने के लिए कहा। फाल्गुनी ने आर्यन को बताया कि उसने आर्यन की सलाह मानी और मनोरंजन जगत छोड़ दिया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम अपना सारा समय राजधानी में आराम करते हुए नहीं बिता सकती थी? आर्यन ने फिर से फाल्गुनी से पूछा कि वो इसके बजाय इस शहर में क्यों आई थी। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपने परिवार वर्धन परिवार से भाग गई हूँ। आपको पता है, भले ही मेरे दादाजी मान गए थे, लेकिन समस्या ये है कि परिवार के बुजुर्गों को जब पता चला कि मैंने मनोरंजन की दुनिया छोड़ दी है तो वे सहमत नहीं हुए। उन्होंने अनुमति नहीं दी, इसीलिए मैंने बस इस शहर में भाग जाने का फैसला किया। फाल्गुनी ने समझाया कि वो यहाँ क्यों थी। फाल्गुनी स्पष्ट रूप से अपने परिवार से भाग गई थी। वो इसलिए भागी क्योंकि वो परिवार के बुजुर्गों द्वारा मनोरंजन की दुनिया में बने रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहती थी। फाल्गुनी को परिवार के बुजुर्गों जैसे अन्य पक्षों से जबरदस्ती स्वीकार करना पसंद नहीं था। चूंकि दीनानाथ ने पहले ही फाल्गुनी को मनोरंजन जगत छोड़ने की अनुमति दे दी थी, इसलिए फाल्गुनी मनोरंजन जगत में बने रहने का कोई ठोस कारण नहीं रखती थी। फाल्गुनी दादाजी की वजह से मनोरंजन जगत में बनी हुई थी। अब उसके पास वहां रहने का कोई बड़ा कारण नहीं था। मैं समझ गया। फाल्गुनी का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आर्यन अब समझ गया कि क्या हुआ था। आर्यन, परिवार के बुजुर्ग निश्चित रूप से मुझे जबरदस्ती ले जाने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप मेरी रक्षा करेंगे, है ना? फाल्गुनी ने थोड़ा लाड़ प्यार से कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मुझसे छीनने की हिम्मत होती है तो उन्हें पहले मुझसे निपटना होगा। आर्यन ने फाल्गुनी की रक्षा करने का वादा किया। फाल्गुनी आर्यन की इतनी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। फाल्गुनी ने आर्यन की बाहें पकड़ ली। वो आर्यन के साथ बहुत करीब दिख रही थी।
फाल्गुनी जो कर रही थी वो इस क्लास के कुछ छात्रों की नज़रों से नहीं बचा। फाल्गुनी को आर्यन के करीब देखकर छात्र और भी अधिक उग्र हो रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश की नंबर 1 महिला स्टार फाल्गुनी आर्यन के करीब होगी। अगर फाल्गुनी के प्रशंसकों को इस बारे में पता चला तो ये बहुत बुरा होगा। ये काफ़ी बड़ा स्कैंडल हो सकता था। फाल्गुनी को स्कैंडल होने की वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। उसने पहले ही मनोरंजन जगत छोड़ दिया था, इसलिए वो होने वाले हंगामे के बारे में नहीं सोच रही थी। फाल्गुनी बस अपनी उम्र की एक किशोर लड़की की तरह जीना चाहती थी। फाल्गुनी, मुझे जल्दी छोड़ो। अगर किसी और ने फोटो ले ली तो ये बहुत बुरा होगा। आर्यन ने फाल्गुनी से उसे छोड़ने के लिए कहा। अगर किसी ने दोनों की फोटो ले ली तो ये आर्यन के लिए बुरा होगा। आर्यन पूरी दुनिया में फाल्गुनी के प्रशंसकों का दुश्मन बन सकता था। नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। फाल्गुनी ने थोड़ी शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। वो किसी भी हाल में आर्यन को छोड़ना नहीं चाहती थी। फाल्गुनी को आर्यन को इस तरह गले लगाना आरामदायक महसूस हो रहा था। आर्यन के बगल में प्रिया ने देखा कि फाल्गुनी क्या कर रही थी। ये अप्रत्याशित था कि फाल्गुनी आर्यन के लिए इतना लाड़ दिखाएगी। किसी और चीज से ज्यादा फाल्गुनी आर्यन को पसंद करती थी। प्रिया ये देखकर मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए फाल्गुनी को आर्यन के हरम में शामिल करना बहुत आसान होगा, ताकि प्रिया अक्सर फाल्गुनी के साथ मिलकर गा सके और वाद्य यंत्र बजा सके। सिर्फ इसी सोच ने प्रिया को बहुत खुश कर दिया। क्लास हमेशा की तरह चल रही थी। अंतर यह था कि छात्र अक्सर फाल्गुनी के बगल में बैठी आर्यन पर नजर डालते। छात्र अभी भी आर्यन से ईर्ष्या कर रहे थे, जो फाल्गुनी और प्रिया जैसी दो सुंदर देवियों के बगल में बैठने में सक्षम था। टिंग टिंग टिंग, आखिरकार छुट्टी की घंटी बज गई। छात्र खुश थे कि रीना का पाठ आखिरकार खत्म हो गया। याद रखना कि मैंने पहले जो असाइनमेंट दिया था उसे पूरा करना है। जो नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। पाठ समाप्त करने से पहले रीना छात्रों को पहले दिए गए काम को पूरा करने की चेतावनी देना नहीं भूली। इतना कहकर रीना कक्षा से बाहर चली गई। आर्यन, चलो खाना ढूंढते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। फाल्गुनी ने आर्यन को खाना ढूंढने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आर्यन ने फाल्गुनी की ओर इशारा किया। प्रिया, क्या तुम भी आना चाहती हो? आर्यन ने प्रिया को भी साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। नहीं, मेरा पेट अभी भरा हुआ है, तुम बस फाल्गुनी के साथ जा सकते हो, मैं यहीं रहूंगी। प्रिया ने आर्यन का निमंत्रण ठुकरा दिया। प्रिया जानती थी कि फाल्गुनी आर्यन की महिला है। प्रिया को याद था कि फाल्गुनी उसकी प्रशंसक थी, इसीलिए फाल्गुनी से निपटना फाल्गुनी के लिए बहुत आसान होगा। इसलिए फाल्गुनी को आर्यन के साथ अकेले रहने का अवसर देने के लिए प्रिया ने थैंक यू कहा। फाल्गुनी ने प्रिया का इशारा देखा। ऐसा लगता है कि फाल्गुनी प्रिया की सोच से कहीं अधिक चतुर है। फाल्गुनी पहले से ही प्रिया के इरादों को जानती थी। मैं मास्टर के साथ जाऊंगी। शिवानी आर्यन के पीछे जाना चाहती थी। बहन शिवानी, ये सुनिश्चित करना कि उन दोनों को परेशान न करो। अगर तुम्हें मौका मिले तो ये सुनिश्चित करना कि आर्यन और फाल्गुनी बहुत करीब आ जाएं। प्रिया ने शिवानी से कहा कि वो फाल्गुनी और आर्यन के रिश्ते को और भी करीब लाने का अवसर बनाए। शिवानी जानती थी कि प्रिया क्या चाहती थी। प्रिया चाहती थी कि वो आर्यन और फाल्गुनी के रिश्ते को और भी करीब लाए। शिवानी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। शिवानी के पास आर्यन और फाल्गुनी के रिश्ते को बहुत करीब लाने के कई तरीके थे। शिवानी आर्यन और फाल्गुनी के पीछे पीछे चल दी। ... जब वे स्कूल के गलियारे में थे तो लगभग सभी छात्र आर्यन और फाल्गुनी को घूर रहे थे। छात्रों के मुंह खुले रह गए जब उन्होंने महिला स्टार फाल्गुनी को देखा, जो आर्यन के साथ काफी स्नेहपूर्वक चल रही थी। इन छात्रों की प्रतिक्रिया भी क्लास जे के छात्रों जैसी ही थी। वे सभी स्कूल में फाल्गुनी को देखकर चौंक गए थे। कुछ छात्र तो आर्यन को फाल्गुनी के करीब देखकर नाराज भी थे। उन्हें फाल्गुनी और आर्यन के बीच की निकटता देखकर बहुत ईर्ष्या महसूस हो रही थी। अध्याय 526 पत्रकारों का आगमन। आर्यन को सड़क पर मिलने वाले छात्रों से एक अप्रिय नज़र महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि अब से वो स्कूल में सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन जाएगा। आर्यन, बस इन जैसे लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करो। फाल्गुनी ने आर्यन से उन छात्रों की नज़रों पर ध्यान न देने के लिए कहा जिनसे वे मिल रहे थे। फाल्गुनी ये इसलिए कह पा रही थी क्योंकि उसे उन छात्रों से शत्रुतापूर्ण नज़र महसूस नहीं हो रही थी। छात्रों ने अपनी नज़रें केवल आर्यन पर ही टिका रखी थीं। आर्यन इस बारे में बहुत लाचार था। शायद अब से स्कूल का जीवन और भी जटिल हो जाएगा। जब आर्यन और फाल्गुनी स्कूल के गलियारे में चल रहे थे तो ऐसा हुआ कि उनके सामने टीना थी, जो आर्यन और फाल्गुनी के विपरीत दिशा से आ रही थी। टीना आर्यन के सामने से गुजरी। जब उसने आर्यन को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वर्तमान में कोई नहीं जानता कि टीना आर्यन से क्या चाहती है। टीना ने आर्यन पर अपनी आकर्षण तकनीक, चार्म टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दिया। वो आर्यन को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहती थी। आर्यन ने निश्चित रूप से उस आकर्षण तकनीक को महसूस किया जो टीना द्वारा उपयोग की जा रही थी, लेकिन अफसोस कि इस तकनीक का आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
आर्यन और टीना बस एक दूसरे से पास से गुजर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हों। आर्यन और फाल्गुनी ने टीना को नज़रअंदाज कर दिया। वे दोनों स्कूल के बाहर खाना ढूंढने चले गए। टीना को बहुत अजीब लगा जब उसने देखा कि आर्यन को कुछ नहीं हुआ। उसने जो आकर्षण तकनीक इस्तेमाल की थी उससे आर्यन को उसके प्रति आसक्त हो जाना चाहिए था। ये अजीब है, आर्यन को कुछ क्यों नहीं हुआ? उसे तो मेरा पीछा करना चाहिए था। टीना इस बात से काफी उलझन में थी। आर्यन उसकी आकर्षण तकनीक से पूरी तरह अप्रभावित था। ये पहली बार था जब टीना ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसकी आकर्षण तकनीक से प्रभावित नहीं हुआ था। आमतौर पर वो अपनी मर्जी से लड़कों को आसानी से नियंत्रित कर लेती थी। धिक्कार है, टीना ने इस बात पर असंतोष महसूस किया। भले ही वो उस समय की घटना के लिए आर्यन से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन टीना की आकर्षण तकनीक का मुकाबला करने में सक्षम होगा। एक मिनट रुकिए, क्या आर्यन के बगल में वो महिला फाल्गुनी नहीं है जो देश की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार है? टीना के पास आर्यन से निपटने का एक बहुत अच्छा विचार आया। वो आर्यन को फंसाने के लिए महिला स्टार फाल्गुनी का उपयोग करने जा रही थी। टीना तुरंत आर्यन और फाल्गुनी के पीछे लग गई। आर्यन और फाल्गुनी स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत एक रेस्टोरेंट की तलाश की क्योंकि वो स्कूल की कैंटीन में जाने में आलस कर रहा था, जो छात्रों से बहुत भरी हुई थी। आर्यन नहीं चाहता था कि जब वो फाल्गुनी के साथ खाना खाए तो छात्रों से परेशान करें। आर्यन को पूरा यकीन था कि स्कूल की कैंटीन में कई छात्र या छात्राएं होंगी जिन्हें आर्यन और फाल्गुनी को करीब देखना पसंद नहीं आएगा। फाल्गुनी देश की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार है। जाहिर है कि उसके अनगिनत प्रशंसक हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है कि फाल्गुनी के प्रशंसक तब नाराज होंगे जब वे अपने दिल की देवी और आदर्श को आर्यन जैसे किसी अनजान आदमी के करीब देखेंगे। काफी घूमने के बाद आर्यन और फाल्गुनी को एक वेस्टर्न शैली का रेस्टोरेंट मिला। यहां आने वाले औसत लोग वे लोग थे जो डेटिंग कर रहे थे। आर्यन, हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो कैसा रहेगा? फाल्गुनी ने आर्यन को अपने सामने वाले रेस्टोरेंट में खाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आर्यन ने फाल्गुनी की ओर सिर हिलाया। आर्यन और फाल्गुनी तुरंत इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। जब वे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो रेस्टोरेंट के वेटर ने उनका बहुत विनम्रता से स्वागत किया। स्वागत है मास्टर और यंग लेडी, 2 लोगों के लिए एक टेबल, सही है ना? रेस्टोरेंट के वेटर ने आर्यन और फाल्गुनी से पूछा। हाँ, 2 लोगों के लिए एक टेबल, फाल्गुनी ने उस वेटर को उत्तर दिया जिसने उसका और आर्यन का स्वागत किया था। रेस्टोरेंट के सभी वेटर तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि आर्यन के बगल में जो महिला थी वो फाल्गुनी थी। वे सभी अपने सामने फाल्गुनी को देखकर दंग रह गए। नमस्ते, फाल्गुनी ने उन वेटरों को जगाने की कोशिश की जो वर्तमान में दंग दिख रहे थे। रेस्टोरेंट के वेटर होश में आए जब उन्होंने फाल्गुनी की आवाज़ सुनी, जो सुनने में बहुत सुखद थी। जी, कृपया आप दोनों मेरे पीछे आएं। वेटर फाल्गुनी को जवाब देते समय बहुत घबराया हुआ था। फाल्गुनी ये देखकर मुस्कुराई। वो अपने प्रशंसकों से ऐसा व्यवहार देखने की आदी थी। रेस्टोरेंट का वेटर आर्यन को एक खाली टेबल तक ले गया। आर्यन और फाल्गुनी एक खाली टेबल पर बैठ गए जो वेटर ने दिखाया था। वे दोनों डेट पर आए प्रेमियों की तरह एक दूसरे के सामने बैठ गए। ये भोजन का मेन्यू है। थोड़े से कांपते हाथों से वेटर ने रेस्टोरेंट का मेन्यू फाल्गुनी और आर्यन को थमा दिया। फाल्गुनी से मिलने पर बहुत घबरा जाने के कारण रेस्टोरेंट का वेटर ऐसा हो गया था। फाल्गुनी ने वेटर के हाथ से भोजन का मेन्यू लिया। उसने इस रेस्टोरेंट में भोजन के विकल्पों को देखना शुरू कर दिया। आर्यन, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? फाल्गुनी ने पूछा कि आर्यन क्या ऑर्डर करना चाहता है। मैं वही खाना ऑर्डर करूंगा जो तुम करोगी। आर्यन ने फाल्गुनी से अपने लिए खाना चुनने के लिए कहा। फाल्गुनी इससे थोड़ी उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन को किस प्रकार का भोजन पसंद है। आर्यन खाने के मामले में नखरे नहीं करता। जब तक वो खाने लायक है तब तक आर्यन उसे खा लेगा। फाल्गुनी ने आखिरकार कुछ ऐसा खाना ऑर्डर किया जो उसे लगा कि स्वादिष्ट होगा। उसे उम्मीद थी कि आर्यन को उसके द्वारा ऑर्डर किया गया खाना पसंद आएगा। फाल्गुनी से ऑर्डर मिलने के बाद रेस्टोरेंट का वेटर तुरंत फाल्गुनी और आर्यन के लिए खाना लेने चला गया। आर्यन और फाल्गुनी अपनी टेबल पर खाना आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बाहर हंगामा हुआ। कई न्यूज़ स्टेशन की कारें अचानक इस रेस्टोरेंट में आ गईं। कार में सवार लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। जो लोग कार से बाहर निकले वे निश्चित रूप से पत्रकार थे। वे सभी तुरंत रेस्टोरेंट की ओर भागे। वह फाल्गुनी है, चलो वहां चलते हैं। न्यूज़ स्टेशन के पत्रकारों में से एक ने आर्यन और फाल्गुनी की सीटों की ओर इशारा किया। दर्जनों पत्रकार तुरंत आर्यन और फाल्गुनी की ओर दौड़ पड़े। ये बुरा है, आर्यन चलो बाहर चलते हैं। पत्रकारों की भीड़ को इस ओर आते देखकर फाल्गुनी ने तुरंत आर्यन से यहां से निकलने के लिए कहा। फाल्गुनी इन परेशान करने वाले न्यूज़ समाचार पत्रकारों के बीच फंसना नहीं चाहती थी। आर्यन और फाल्गुनी तुरंत रसोई की ओर भागे।
फाल्गुनी का इरादा न्यूज़ स्टेशन के पत्रकारों के पीछे करने से बचने के लिए इस रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे का उपयोग करना था। पत्रकार हार मानने को तैयार नहीं थे। वे सभी फाल्गुनी और आर्यन के पीछे थे, जो वर्तमान में भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जो खबर मिली थी वो सच निकली कि फाल्गुनी वर्तमान में किसी अज्ञात व्यक्ति को डेट कर रही थी। अगर उन्हें ये खबर मिल जाती तो निश्चित रूप से ये इस सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। अध्याय 522 पत्रकारों से बचाव। इस रेस्तोरां के एक कोने में टीना ने आर्यन और फाल्गुनी की ओर देखा, जो पत्रकारों के पीछा करने से बचने की कोशिश कर रहे थे। टीना बहुत खुश हुई जब उसने आर्यन को इस शहर के कई पत्रकारों द्वारा पीछा करते हुए देखा। पत्रकारों को बताने वाली व्यक्ति टीना ही थी। टीना ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान में सबसे लोकप्रिय महिला स्टार फाल्गुनी इस शहर में है और एक लड़के को डेट कर रही है। टीना से खबर मिलने के बाद पत्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए। जब ये पत्रकार वहां पहुंचे तो उन्होंने वास्तव में फाल्गुनी को एक ऐसे व्यक्ति के साथ पाया जिसे वे नहीं जानते थे। इसके अलावा उन दोनों ने जिस रेस्तोरां को चुना था वो अक्सर जोड़ों द्वारा डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता था। आर्यन, अब देखते हैं कि तुम इस स्थिति से कैसे बाहर निकलोगे। जल्द ही तुम्हें फाल्गुनी के प्रशंसक ढूंढ रहे होंगे। टीना खुशी से हंसी जब उसने सोचा कि अब आर्यन वही व्यक्ति होगा जिसे फाल्गुनी के प्रशंसक ढूंढेंगे। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही दिलचस्प तमाशा होने वाला था। देखते हुए कि फाल्गुनी के इतने सारे प्रशंसक हैं, शायद इस शहर के सभी लोग आर्यन के अस्तित्व की तलाश करेंगे। टीना को लगा कि वो बहुत चतुर है। उसने आर्यन से निपटने के लिए दूसरों की शक्ति का सहारा लिया। आर्यन और फाल्गुनी वर्तमान में उन पत्रकारों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों का पीछा करना जारी रखे हुए हैं। ये पत्रकार हार नहीं मानना चाहते थे। वे आर्यन और फाल्गुनी को पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। फाल्गुनी अभी अभी अपनी बीमारी से उभरी थी। अगर उसे लगातार दौड़ना पड़ा और वो थक गई तो शायद फाल्गुनी की बीमारी वापस आ सकती थी। आर्यन नहीं चाहता था कि ऐसा हो। धिक्कार है, वे बहुत परेशान करने वाले हैं। आर्यन को लगा कि ये पत्रकार बहुत कष्टप्रद थे। आर्यन को इन पत्रकारों को जबरदस्ती भगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आर्यन इन पत्रकारों को भगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहता था, तभी अचानक एक पर्याप्त शक्तिशाली बल ने उन सभी पत्रकारों को उड़ा दिया जो वर्तमान में आर्यन का पीछा कर रहे थे। इस शक्ति से ये पत्रकार चारों दिशाओं में उड़ गए। मास्टर, क्या मुझे इन परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पाने की जरूरत है? शिवानी आसमान से नीचे उतरी। उसने आर्यन से पूछा कि क्या उसे उन लोगों को खत्म करने की अनुमति है जिन्होंने आर्यन और फाल्गुनी की डेट में खलल डालने की हिम्मत की थी। तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने शिवानी को इन लोगों को मारने की अनुमति नहीं दी। अगर शिवानी इन लोगों को मार देती तो ये आर्यन के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता। शिवानी थोड़ी निराश थी कि आर्यन ने उसे इन परेशान करने वाले पत्रकारों को खत्म करने की अनुमति नहीं दी। शिवानी, तुम इन्हें संभालो, इन्हें हमारा पीछा मत करने देना। आर्यन ने शिवानी को आदेश दिया कि वो इन लोगों का ख्याल रखे ताकि वे दोबारा उसका और फाल्गुनी का पीछा न करें। ठीक है, मैं समझ गई। शिवानी समझ गई। वो पत्रकारों को आर्यन का पीछा करने से रोकेगी। अच्छा, फिर मैं फाल्गुनी को ले जाता हूं। आर्यन फाल्गुनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। फाल्गुनी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। पत्रकार हर जगह क्यों उड़ रहे हैं? इससे फाल्गुनी थोड़ा डर गई। चलो चलते हैं। आर्यन ने फाल्गुनी के शरीर को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया। वो फाल्गुनी को इन परेशान करने वाले पत्रकारों से बहुत दूर एक जगह ले गया। फाल्गुनी को बहुत खुशी महसूस हुई जब आर्यन ने उसे राजकुमारी की तरह उठाया। अपने पसंदीदा पुरुष द्वारा राजकुमारी की तरह उठाया जाना हर महिला का सपना होता है। आर्यन बहुत तेज दौड़ा। पलक झपकते ही आर्यन पत्रकारों वाली जगह से काफी दूर निकल गया। ये महसूस करने के बाद कि ये जगह काफी दूर है, आर्यन ने फाल्गुनी के शरीर को नीचे उतारा। आर्यन, मुझे माफ करना, पहले आए पत्रकारों के कारण हम खाना नहीं खा पाए। फाल्गुनी ने अभी अभी हुई अप्रिय घटना के लिए आर्यन से माफी मांगी, जबकि इससे पहले वे दोनों मिलकर भोजन का आनंद लेना चाहते थे। ये अप्रत्याशित था कि पत्रकार आए और उन दोनों को परेशान किया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आर्यन ने फाल्गुनी को माफी मांगने से रोका। शुरुआत से ही इसमें फाल्गुनी की कोई गलती नहीं थी। फाल्गुनी ये जानकर काफी खुश हुई कि आर्यन उससे नाराज नहीं था।
उन पत्रकारों को कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? पहले हमारे बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था। न्यूज़ स्टेशन के पत्रकारों को इस बारे में पता नहीं चल सकता था अगर किसी ने फाल्गुनी और आर्यन के ठिकाने के बारे में नहीं बताया होता तो। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो हमें पसंद नहीं करते और उन्होंने मीडिया को इस बारे में बता दिया हो। आर्यन को ये अजीब नहीं लगा कि पत्रकारों को फाल्गुनी के ठिकाने के बारे में पता चल गया था। फाल्गुनी देश की सबसे लोकप्रिय महिला स्टार है। भले ही वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से पीछे हट गई है, फिर भी वो जनता की नज़रों में बनी रहेगी। आर्यन को टीना पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। आर्यन ने केवल ये अनुमान लगाया कि ये उन लोगों द्वारा किया गया था जिन्हें आर्यन और फाल्गुनी को इस तरह करीब देखना पसंद नहीं था। तुम सही कह सकते हो। अगर मुझे पता चल गया कि अपराधी कौन है, तो मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकाने के लिए मजबूर करूंगी। अगर फाल्गुनी को पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आर्यन के साथ उसकी डेट में बाधा डालने के लिए दंडित करेगी। क्या हम वापस स्कूल जा रहे हैं या खाने के लिए कोई और जगह ढूंढें? आर्यन ने फाल्गुनी से पूछा कि क्या वो वर्तमान में स्कूल जाना चाहती है या वो खाने के लिए कोई और जगह ढूंढना चाहती है। कैसा रहेगा अगर हम दोनों बड़ी बहन कविता के यहाँ चलें? ये इस जगह से दूर नहीं है जहाँ बड़ी बहन कविता रहती है। आमतौर पर इस समय उसने खाना बनाना खत्म ही किया होता है। फाल्गुनी ने आर्यन को कविता के घर चलने के लिए आमंत्रित किया, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आर्यन को एहसास हुआ कि वे दोनों स्कूल से काफी दूर निकल आए थे और वे कविता के घर के पास थे। आर्यन उस रात के बाद से काफी समय से कविता के यहाँ नहीं गया था। वो अभ्यास में इतना व्यस्त था कि वो लगभग कविता को भूल ही गया था। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। आर्यन इसके लिए तैयार था। आखिर कविता का घर यहां से दूर नहीं था। अच्छा, चलो चलते हैं। फाल्गुनी ने आर्यन की बाहों में अपनी बाहें डाल लीं। वो आर्यन के साथ एक जोड़े की तरह चल दी। आर्यन और फाल्गुनी कविता के घर गए। जब आर्यन कविता के घर जा रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। जब आर्यन ने उसे ढूंढा, तो अचानक उसे उस व्यक्ति की उपस्थिति महसूस नहीं हुई जो अभी उसे देख रहा था। वो अभी कौन था? आर्यन मन ही मन बुदबुदाया। ये स्पष्ट है कि आर्यन ने अभी किसी को उसे देखते हुए महसूस किया था। जब उसने उस व्यक्ति की नज़र के स्रोत की खोज की, तो अचानक वो व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने पहले आर्यन को देखा था, वो अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए था, अन्यथा वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता था? इसी कारण आर्यन हाई अलर्ट पर रहने लगा। इसी बीच आसमान में आर्यन जहां खड़ा था, वहां से कई दसियों किलोमीटर दूर एक महिला थी जो बहुत सावधानी से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। इस महिला ने कोशिश की कि आर्यन को उसका पता न चले। आर्यन नाम का ये व्यक्ति बहुत आश्चर्यजनक है। वो मेरा ठिकाना भी बहुत आसानी से ढूंढ सकता है। मुझे इस खोज के बारे में तुरंत सेक्सी क्वीन को बताना चाहिए। ये महिला आर्यन के बारे में मिली जानकारियों की रिपोर्ट सेक्सी क्वीन को देने का इरादा रखती है। उसे आर्यन से वो जानकारी मिल गई है जो वो चाहती थी। अध्याय 528 कविता को हुई जलन। जिस क्षण आर्यन और फाल्गुनी कविता के घर के सामने पहुंचे, फाल्गुनी ने तुरंत कविता के घर की डोरबेल बजाई। 1 मिनट रुको। घर के बाहर किसी की आवाज़ सुनकर कविता तुरंत प्रवेश द्वार की ओर भागी। कविता सुबह हमेशा घर पर ही रहती थी। वो दोपहर में अपना काम शुरू करती थी। कविता ने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कविता ये देखकर बहुत हैरान रह गई कि घर के बाहर आर्यन और फाल्गुनी थे, जो वर्तमान में बहुत करीब दिख रहे थे। कविता दीदी? फाल्गुनी ने उन शब्दों को वापस निगल लिया जो वो बोलने वाली थी। वो कविता का रूप देखकर काफ़ी हैरान थी। वर्तमान कविता पहले की तुलना में अधिक जवान और सुंदर दिख रही थी। फाल्गुनी ने तो कविता को बमुश्किल पहचाना। आर्यन से अत्यंत समृद्ध यांकी एसेंस प्राप्त करने के बाद कविता का रूप अब पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर और युवा हो गया था। मिल्फ कविता अब 20 साल की युवती की तरह लग रही थी, जिसका शरीर बहुत अच्छी तरह से विकसित था। कविता दीदी, क्या ये आप ही हैं? कविता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही कविता है जिसे वो जानती थी। कविता तुरंत अपने सदमे से बाहर आई। छोटी बहन फाल्गुनी, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? कविता ने फाल्गुनी की ओर बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुराया। कविता को खुद अभी अभी पता चला था कि आर्यन के साथ डुअल कल्टिवेशन करने के बाद वो अधिक सुंदर और युवा होती जा रही है। पहले तो कविता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही है। हालांकि अब जब कविता वापस 20 साल की युवती की तरह दिख रही है, तो उसने अनुमान लगाया कि ये आर्यन के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण था।
ये आवाज़ सुनकर अंततः फाल्गुनी को यकीन हो गया कि ये वही कविता है जिसे वो जानती थी। फाल्गुनी बहुत उत्सुक थी कि कविता पिछली बार की तुलना में अधिक सुंदर और युवा कैसे हो गई। छोटी बहन फाल्गुनी, तुम यहाँ क्यों हो? कविता ने पूछा कि फाल्गुनी इस शहर में क्यों थी, उसे तो अभी राजधानी में होना चाहिए था। इसके अलावा फाल्गुनी आर्यन के बहुत करीब थी, इसने कविता को फाल्गुनी से थोड़ा ईर्ष्यालु बना दिया। मैं अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि हम इत्तेफाक से आपके घर के पास थे, इसीलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। फाल्गुनी ने कविता को बताया कि वो इस शहर में क्यों थी। इस शहर में शिफ्ट हो गई? तुम्हारा क्या मतलब है? कविता इससे थोड़ी उलझन में थी, उसे समझ नहीं आया कि फाल्गुनी का क्या मतलब है। फाल्गुनी ने कविता को समझाना शुरू किया कि क्या हुआ था। फाल्गुनी का स्पष्टीकरण मिलने के बाद अब कविता समझ गई कि फाल्गुनी इस शहर में क्यों थी। तो तुम अब मनोरंजन जगत से बाहर हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। जबकि पहले कविता फाल्गुनी को मनोरंजन जगत छोड़ने के लिए राजी नहीं कर पाई थी, ये अप्रत्याशित था कि फाल्गुनी अपनी मर्जी से मनोरंजन की दुनिया छोड़ देगी। फाल्गुनी कविता को देखकर मुस्कुराई। दीदी कविता, आप अभी क्या कर रही हैं? फाल्गुनी ने पूछा कि कविता अभी क्या कर रही थी। मैं खाना बना रही हूं। क्या हुआ? कविता ने फाल्गुनी से पूछा कि क्या हुआ? क्या इत्तेफाक है? क्या हम भी आपके हाथ का बना खाना चख सकते हैं? फाल्गुनी ने बेशर्मी से कविता से कहा कि वो और आर्यन कविता का खाना चखना चाहते हैं। कविता ने फाल्गुनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कृपया आप दोनों अंदर आ जाइए। कविता ने आर्यन और फाल्गुनी को घर में आने की अनुमति दी। ये सुनकर फाल्गुनी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत आर्यन को कविता के घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जब आर्यन कविता के पास से गुजरा तो कविता ने अचानक फाल्गुनी की नज़रों से बचकर आर्यन की कमर पर चुटकी काट ली। कविता ने गुस्से में आर्यन की ओर देखा, जो फाल्गुनी के बहुत करीब दिख रहा था। आर्यन ने देखा कि कविता उसे फाल्गुनी के करीब देखकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थी। आर्यन ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करके कविता को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ये देखकर कविता ने वास्तव में ठंडी आह भरी। फाल्गुनी द्वारा आर्यन को कविता की रसोई की ओर खींच लिया गया। दीदी कविता, क्या खाना अभी तैयार नहीं हुआ? खाली मेज को देखते हुए फाल्गुनी ने कविता से पूछा कि उसके द्वारा बनाया गया खाना कहाँ है। मैं इसे पका रही हूँ, तुम बस इंतजार करो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। कविता ने फाल्गुनी को बताया कि खाना बस कुछ ही पलों में तैयार हो जाएगा। मैं समझ गई। तो क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकती हूँ? मुझे नहाना है। आज सुबह विमान से उतरने के बाद फाल्गुनी सीधे स्कूल चली गई थी और उसे नहाने का समय नहीं मिला था। इसीलिए फाल्गुनी ने कविता का बाथरूम नहाने और खुद को साफ करने के लिए उधार मांगा। तुम्हें इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी इच्छा से इसका उपयोग कर सकती हो। कविता ने फाल्गुनी को बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति दी। आर्यन, मैं पहले नहाना चाहती हूँ, आप पहले दीदी कविता से बातचीत कर सकते हैं। फाल्गुनी ने आर्यन को बताया कि वो पहले नहाना चाहती है। फाल्गुनी तुरंत कविता के बाथरूम में चली गई। वो तुरंत नहाना चाहती थी ताकि उसका शरीर और भी तरोताज़ा हो जाए। आर्यन को समझ नहीं आया कि फाल्गुनी क्यों नहाना चाहती थी। भले ही फाल्गुनी से अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए आर्यन के अनुसार फाल्गुनी को नहाने की ज़रूरत नहीं थी। महिलाएं ऐसी ही होती हैं, वो बहुत गंदा होने से पहले ही अपने शरीर को साफ करना पसंद करती हैं, इसीलिए कृपया समझें। फाल्गुनी के जाने के बाद इस रसोई में अब केवल आर्यन और कविता थी। कविता अब उस भोजन को पकाने के लिए वापस आ गई थी जो पूरी तरह से पका नहीं था। कविता ने अपना एप्रन फिर से पहन लिया और फाल्गुनी और आर्यन के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जब कविता खाना बना रही थी तब उसे अचानक पीछे से अपनी कमर को गले लगाती एक बहुत ही आरामदायक बाह महसूस हुई। कविता जानती थी कि उसे पीछे से कौन गले लगा रहा था। आर्यन, शरारती मत बनो, जल्दी करो और मुझे छोड़ो, मैं अभी खाना बना रही हूँ। कविता ने आर्यन से खुद को छोड़ने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। आर्यन ने कविता को लंबे समय से नहीं देखा था, इसी वजह से वो कविता के सुविकसित शरीर को गले लगाना चाहता था। आखिरकार तुम्हें मुझे देखना याद आया, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। कविता पीछे मुड़ी और आर्यन के चेहरे की ओर देखा। कविता आर्यन से असंतुष्ट दिख रही थी। लगभग एक सप्ताह से ये आर्यन उससे मिलने बिल्कुल नहीं आया था। इससे कविता को चिंता हुई कि कहीं आर्यन उसे भूल न गया हो। कविता का मूल इरादा आर्यन के विला में जाने का था, लेकिन वो एक महिला थी। एक महिला पहली पहल कैसे कर सकती थी? इसी कारण उसने अपना विचार छोड़ दिया और आर्यन के उससे मिलने आने का इंतजार किया। मुझे माफ कर दो, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त था। आर्यन ने कविता से माफी मांगी क्योंकि वो लंबे समय से यहां नहीं आया था। कविता ने अभी भी अपनी नजरें फेर लीं, वो अभी भी आर्यन से थोड़ी असंतुष्ट थी।
ये देखते हुए कि कविता अभी भी उससे नाराज थी, आर्यन खुद को नहीं रोक पाया और कविता को दिलासा देने की कोशिश करने लगा। उसने कविता के शरीर को अपने करीब खींचा। अध्याय 529 फाल्गुनी के स्कैंडल की खबर। आर्यन ने कविता के सुंदर चेहरे को छुआ, जो अब पहले से भी अधिक सुंदर और कोमल था। बहुत सुंदर, आर्यन ने कविता से कहा। आर्यन के मुंह से निकले मीठे शब्दों को सुनकर कविता का चेहरा लाल हो गया। कविता आर्यन की मीठी बातों को सहन नहीं कर पाई। जब उसने आर्यन की बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया। कविता को बहुत अच्छा लगा जब आर्यन ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। लगभग 35 साल की महिला के लिए ये कोई अजीब बात नहीं है कि आर्यन जैसा युवक उसकी सुंदरता की तारीफ करे और वो खुश हो जाए। कविता ने आर्यन के चेहरे की ओर देखना शुरू किया। आर्यन और कविता की नज़रें मिलीं, दोनों के होंठ करीब आने लगे और आखिरकार आर्यन के होंठ कविता के होंठों से मिल गए। चू। उन दोनों ने एक बहुत ही उत्तेजक चुंबन किस शुरू किया। आर्यन और कविता दोनों बहुत उत्साहित थे। चुंबन करते समय वे बहुत भावुक दिख रहे थे। आर्यन के साथ वो सब करने के बाद से कविता बहुत साहसी हो गई है। वो अब आर्यन के साथ ऐसी चीज़ें करने में शर्माती नहीं है। कविता ने पूरी तरह से आर्यन को अपने पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया था। आर्यन और कविता ने लगभग 10 मिनट तक चुंबन किया। जब कविता को सांस लेने में कठिनाई होने लगी तब आर्यन ने आखिरकार उसे छोड़ा। उफ, तुमने तो मेरा दम ही घोट दिया था। कविता ने थोड़ा विरोध किया जब आर्यन ने उसे बहुत लालच के साथ चूमा। हे। आर्यन कविता को देखकर हंसा। उसे ये सुंदर मिल्फ काफी पसंद थी। दरअसल आर्यन कविता के साथ और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि जल्द ही फाल्गुनी नहाकर बाहर आने वाली थी और अगर उसने आर्यन और कविता को इस तरह के घनिष्ठ संबंधों में देख लिया तो ये बहुत बुरा होता। ओह हाँ कविता प्रिय, तुम इस जगह से कब शिफ्ट होने वाली हो? आर्यन जानना चाहता था कि कविता इस जगह से उसके विला में कब शिफ्ट होगी। आर्यन, तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस जगह से चली जाऊं? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? कविता को बहुत अजीब लगा कि आर्यन उसे बार बार ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहा था। क्या तुमने हाल ही में अपने शरीर में कुछ अलग महसूस किया है? आर्यन ने कविता के शरीर की स्थिति के बारे में पूछा। कविता को अब तक एक साधक बन जाना चाहिए था, इसलिए उसने निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कविता ने आर्यन से पूछा। यह सच था कि पिछले कुछ दिनों से कविता को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वो अब बहुत शक्तिशाली हो गई है। उसे सारे काम बहुत हल्के लगने लगे थे। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया क्योंकि कविता अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थी, इसलिए उसने उसे साधना के बारे में बताया। कविता शुरू में आर्यन की बातों से उलझन में थी। उसे लगा कि आर्यन मजाक कर रहा है, लेकिन आर्यन के हाथों से आग निकलते देख कविता को आखिरकार उसकी बातों पर विश्वास हो गया। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं और तुम अब सुपर ह्यूमन हैं? कविता ने आर्यन से कहा। कविता ने नहीं सोचा था कि आर्यन एक सुपर ह्यूमन होगा। स्वाभाविक रूप से आर्यन सामान्य नहीं था। सुपर ह्यूमन नहीं, सटीक रूप से इसे साधक कहा जाता है। तो क्या तुम मेरे विला में आ सकती हो? आर्यन ने फिर से कविता से पूछा। ठीक है, लेकिन केवल सोमवार से शनिवार तक। रविवार को मैं वापस इसी घर में आऊंगी। कोई समस्या तो नहीं? कविता ने आर्यन से कहा। कोई समस्या नहीं है। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक कविता उसके घर पर रहे और साधना शुरू करे वो उसके लिए काफी था। आर्यन ने कविता को फिर से गले लगा लिया। वो इस समय उसके साथ और भी करीब होना चाहता था। आर्यन, बस बहुत हुआ, मुझे वापस खाना पकाने जाना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो खाना जल जाएगा। कविता ने आर्यन से उसे छोड़ने के लिए कहा। चूंकि कविता अभी खाना पकाना चाहती थी, इसलिए आर्यन को उसे छोड़ना ही पड़ा। आर्यन के छोड़ने के बाद कविता तुरंत खाना पकाने लौट गई। आर्यन ने डाइनिंग टेबल पर जाकर इस किचन में लगे टेलीविजन को चालू किया। कविता ने जानबूझकर किचन में टेलीविजन लगाया था ताकि वो खाना बनाते समय देख सके। टेलीविजन चालू करते ही आर्यन के सामने ताज़ा खबरें आईं, जिसमें फाल्गुनी के स्कैंडल की खबर थी कि वो जोड़ों के लिए बने एक विशेष रेस्टोरेंट में एक सुंदर युवक को डेट कर रही है। धिक्कार है। ये देखकर आर्यन चिढ़ गया। मीडिया ने बहुत तेजी से उस घटना की रिपोर्ट की जो अभी हुई थी। लगभग सभी मीडिया चैनलों ने फाल्गुनी और आर्यन के स्कैंडल की खबर दी। इसके अलावा इन मीडिया वालों ने स्थिति को और भी कठिन बना दिया। उन्होंने ये भी बताया कि फाल्गुनी आर्यन के साथ भाग गई है, जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई कि उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। यहां तक कि आर्यन की फोटो भी मीडिया में फैल गई थी। अब आर्यन वो व्यक्ति बन गया था जिसे फाल्गुनी के फैंस सबसे ज्यादा ढूंढ रहे थे। फाल्गुनी के फैंस को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी देवी को आर्यन ने छीन लिया है। कविता ने टेलीविजन पर खबरें देखीं। उसने देखा कि टेलीविजन पर चल रही खबरें फाल्गुनी और आर्यन के डेटिंग स्कैंडल के बारे में थीं। इन पत्रकारों की इतनी हिम्मत की इस तरह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं। टेलीविजन पर खबर देखकर फाल्गुनी नाराज दिखीं। लगता है कि उन्होंने इस मामले में मर्यादा पार कर दी है। आर्यन को भी फाल्गुनी जैसा ही लगा। उसे लगा कि ये पत्रकार इस तरह की अस्पष्ट खबरें फैलाकर बहुत आगे निकल गए हैं।
मैं दादाजी दीनानाथ से बात करने की कोशिश करूंगी कि वो इस मामले को संभाल लें ताकि ये और ख़राब ना हो। फाल्गुनी ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने दादाजी से मदद मांगने की कोशिश की। फाल्गुनी ने अपने दादाजी को फ़ोन किया, लेकिन अफसोस कि उसके दादाजी ने फाल्गुनी का फ़ोन काट दिया। कितना अजीब है, उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों काटा? फाल्गुनी को बहुत अजीब लगा जब उसके दादाजी ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। आमतौर पर दीनानाथ कभी फाल्गुनी का फ़ोन नहीं काटते थे, न जाने क्यों इस बार उन्होंने अचानक फ़ोन काट दिया। फाल्गुनी को इस मामले में कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। अध्याय 530 फाल्गुनी के प्रशंसक गलियारे में। फाल्गुनी को चिंतित होते देख आर्यन ने तुरंत फाल्गुनी से पूछा कि क्या हुआ। फाल्गुनी, क्या बात है? आर्यन ने फाल्गुनी से पूछा। कुछ नहीं, फाल्गुनी ने आर्यन से कहा कि कुछ नहीं हुआ। खाना तैयार है, पहले खा लेते हैं, उस मामले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कविता ने खाना बनाना समाप्त कर लिया था। उसने फाल्गुनी से पहले खाने और इस मामले को एक पल के लिए भूल जाने के लिए कहा। फाल्गुनी ने कविता की ओर सिर हिलाया। शायद उसे वाकई इस मामले को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। आर्यन ने टेलीविजन बंद कर दिया ताकि खाना खाते समय कोई खलल न पड़े। आर्यन, फाल्गुनी और कविता ने मेज पर रखे भोजन को खाना शुरू किया। आर्यन ने काफी चाव से खाया। कविता द्वारा बनाया गया खाना काफी स्वादिष्ट था और आर्यन की भूख बढ़ा रहा था। कविता और फाल्गुनी ने केवल थोड़ा सा खाया, जबकि मेज पर बचा हुआ सारा खाना आर्यन के पेट में चला गया। कविता और फाल्गुनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन इतना ज्यादा खाएगा। कविता ये देखकर बहुत खुश थी कि आर्यन को उसके द्वारा बनाया गया खाना पसंद आया। कविता को आर्यन के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने में सक्षम होने पर गर्व महसूस हुआ। मेज का सारा खाना खत्म होने के बाद आर्यन और कविता ने मिलकर बर्तन धोना शुरू किया। जबकि फाल्गुनी अपने सेलफोन को देख रही थी, वो वर्तमान में सोशल मीडिया पर हो रही हलचल की जांच कर रही थी। सोशल मीडिया बहुत अराजक हो गया जब न्यूज़ स्टेशन पर फाल्गुनी के स्कैंडल की खबर आई। फाल्गुनी के प्रशंसकों ने उसे दूसरे आदमी के साथ डेट करते हुए देखकर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आर्यन के ठिकाने की तलाश में कई पोस्ट लिखे। फाल्गुनी के प्रशंसक आर्यन का दम घुटने तक उसे पीटना चाहते थे। फाल्गुनी इस बारे में बहुत लाचार थी। उसने आर्यन के लिए फिर से चीज़ें कठिन बना दी थीं। क्योंकि वो आर्यन के करीब थी, इसने आर्यन के लिए बहुत असुविधा पैदा कर दी थी। फाल्गुनी भी इस उलझन में थी कि अपने प्रशंसकों के गुस्से को कम करने के लिए क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद आर्यन और कविता ने बर्तन धोना समाप्त कर लिया। चलो वापस स्कूल चलते हैं। आर्यन ने फाल्गुनी को वापस स्कूल चलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। फाल्गुनी ने सिर हिलाया। वो आर्यन के पीछे स्कूल जाने वाली थी। हम पहले चलते हैं। आर्यन और फाल्गुनी ने कविता को विदा किया। कविता समझ गई थी कि आर्यन और फाल्गुनी को स्कूल वापस जाना है, इसलिए उसने उन्हें जाने से नहीं रोका। आर्यन और फाल्गुनी तेजी से कविता के घर से बाहर निकल गए। वे तुरंत स्कूल की ओर चल दिए। आर्यन और कविता के बीच चर्चा हो चुकी थी कि कविता इस जगह से कब शिफ्ट होगी। आज रात ही वो आर्यन के विला में शिफ्ट हो जाएगी। जब आर्यन और फाल्गुनी स्कूल के गेट से कई 100 मीटर दूर थे, तो उन दोनों ने देखा कि वर्तमान में हजारों लोग स्कूल के पास की सड़कों को भरे हुए थे। इन लोगों को स्कूल का घेराव करते हुए देखा गया। ये लोग अपने साथ फाल्गुनी की कुछ तस्वीरें भी लाए थे, जिन पर लिखा था #फाल्गुनी को बचाओ। दूर से देखने पर ये लोग फाल्गुनी के प्रशंसक थे। प्रशंसकों ने उस स्कूल को पूरी तरह से घेर लिया था जहां आर्यन पढ़ रहा था। ये लोग आश्चर्यजनक रूप से तेज भी थे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि आर्यन और फाल्गुनी किस स्कूल में जाते हैं। हालांकि आर्यन अनुमान लगा सकता था कि इस सब के पीछे का व्यक्ति भी इसी स्कूल का कोई छात्र है, वरना फाल्गुनी के प्रशंसकों को कैसे पता चलता कि वो इस स्कूल में है। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आर्यन और फाल्गुनी का साथ होना पसंद नहीं आया, और फिर उन्होंने इसकी सूचना पत्रकारों और प्रशंसकों को दे दी। देखो, वो फाल्गुनी है। स्कूल को घेरने वाले लोगों में से एक ने आर्यन और फाल्गुनी के आगमन को देख लिया। तुरंत हजारों आंखें आर्यन और फाल्गुनी को घूरने लगीं। वहाँ है वो आदमी जिसने हमसे फाल्गुनी को छीनने की हिम्मत की। चलो उस आदमी को मार डालते हैं। उन लोगों में से एक ने अपने आसपास के लोगों को भड़काने की कोशिश की। चलो उस आदमी को पकड़ते हैं और फाल्गुनी को बचाते हैं। हजारों लोग आर्यन और फाल्गुनी की ओर दौड़ पड़े। आर्यन, चलो भागते हैं। फाल्गुनी के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अगर आर्यन यहाँ रहता तो उसे डर था कि इतने सारे लोग उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। आर्यन और फाल्गुनी पीछा करने वाले लोगों से बचने के लिए भागे। पति, यहाँ। जब आर्यन और फाल्गुनी भाग रहे थे तो उनके स्थान से कुछ ही दूर एक गली में अचानक प्रिया दिखाई दी। उसने आर्यन को अपनी ओर आने को बुलाया। ये देखकर कि वो प्रिया है, आर्यन तुरंत फाल्गुनी को लेकर उसके पास गया। आर्यन और फाल्गुनी उस गली में दाखिल हुए जहां प्रिया थी। वे इस गली में छिप गए।
जब वे प्रिया के पास पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि इस जगह पर रीना, संध्या और शिवानी भी थीं। प्रिया, संध्या, रीना और शिवानी निश्चित रूप से प्रशंसकों के घेरे से आसानी से बाहर निकल सकती थीं। पति, स्थिति बहुत खराब है। फाल्गुनी के प्रशंसक अराजक व्यवहार करने लगे हैं। वे स्कूल के छात्रों को डरा रहे हैं। प्रिया ने आर्यन को बताया कि प्रशंसकों ने सीमा पार कर दी है और स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया है। वाकई उन्होंने सीमा पार कर दी है। आर्यन को भी लगा कि यदि इन लोगों ने सीमा पार की है तो वे उन लोगों को आतंकित कर रहे हैं जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि आर्यन को इस बारे में कुछ करना होगा। अगर ये जारी रहा तो शहर इन जैसे गैर जिम्मेदार लोगों के व्यवहार के कारण काफी अशांत हो सकता है। इन लोगों को ये समझाने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, आर्यन की अपनी एक योजना थी। प्रिया, रीना, यहाँ आओ। आर्यन ने प्रिया और रीना को अपने करीब आने के लिए कहा। आर्यन ने अपनी योजना प्रिया और रीना के कान में फुसफुसाकर बताना शुरू किया। क्या तुम समझ गई? प्रिया और रीना ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। वे उस योजना को समझ गई थीं जिसे आर्यन अंजाम देना चाहते थे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन ने प्रिया और रीना को तैयार होने के लिए कहा। वे उस योजना को शुरू करने वाले थे जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। प्रिया और रीना समझ गईं और उन्होंने तुरंत वही किया जो आर्यन ने कहा था। फाल्गुनी, फाल्गुनी, फाल्गुनी। ये लोग लगातार फाल्गुनी का नाम जप रहे थे। वे फाल्गुनी के ठिकाने को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसे आर्यन ले गया था। जब वे उसका नाम चिल्ला रहे थे तभी अचानक जो आसमान पहले साफ था वो काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी और इन लोगों पर बरसने लगी। इस बहुत ही अजीब घटना ने प्रशंसकों को थोड़ा डरा दिया। उनमें से कुछ लोगों ने तुरंत इस भारी बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की, जबकि बाकी अभी भी इस भारी बारिश का सामना कर रहे थे। वे लगातार फाल्गुनी को खोज रहे थे। कुछ क्षणों बाद उन सभी को एक गाने की धुन सुनाई दी जो न जाने कहां से आ रही थी। इस धुन ने इन लोगों के सिर में चक्कर ला दिया और उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। इस विचित्रता ने प्रशंसकों को और भी आतंकित कर दिया। वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत तितर-बितर हो गए। आर्यन, प्रिया और रीना ने देखा कि वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। आर्यन, प्रिया और रीना द्वारा दिया गया ये सबक निश्चित रूप से इन लोगों को हतोत्साहित कर देगा और वे अब इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। इन लोगों से तो निपट लिया गया था। अब उन न्यूज़ स्टेशनों को साफ करने का समय था जो उसके और फाल्गुनी के बारे में अजीब खबरें दे रहे थे। न्यूज़ स्टेशनों से निपटने के लिए आर्यन को बड़ी ताकत की आवश्यकता थी। वो इसके लिए दादाजी विजय और सूर्यवंश से मदद मांगेगा। आर्यन को पूरा विश्वास था कि अपनी सैन्य शक्ति के साथ वो न्यूज़ स्टेशनों को डराकर और उनके द्वारा जारी की गई खबरों को बदलवाने में सक्षम होगा। चलो विला वापस चलते हैं। आर्यन ने सभी को विला वापस चलने के लिए आमंत्रित किया। आर्यन ने फाल्गुनी को अपने साथ उड़ाकर अपने विला ले गया। फाल्गुनी हक्की बक्की रह गई जब उसने देखा कि आर्यन, प्रिया, रीना, संध्या और शिवानी सुपर ह्यूमन की तरह उड़ सकते हैं जो अक्सर फिल्म श्रृंखलाओं में दिखाई देते हैं। Thank you for watching. If you enjoyed this story, don't forget to like, share, and subscribe for more amazing chapters and exciting content. Your support keeps this journey going. Next chapter coming soon. Stay tuned. Until then, keep dreaming, keep supporting.